स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बस उनको कंप्यूटर साइंस कोई भी पढ़ सकता है। कोर कंपनी में जो पैकेज है, हालांकि वो कंपैरेटिवली आईटी सेक्टर से कम है, और बच्चे क्या देखते हैं, पैकेज। वो देखते हैं कि 35 लाख 45 लाख कहाँ मिल रहा है, बट क्या वो सबको नहीं मिल रहा, वो एक को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है कि 8 to 16 लाख रुपए ये सबको मिल रहा है। इंडिया में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एनआईटी में केवल 2-3 जगह चलते हैं। कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल के हैं, कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ पार्ट मैकेनिकल के हैं, एंड सम पोर्शन इज फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। फिर रोबोटिक्स भी आता है, यूएवी भी आता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस किया इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में। इसके बाद अब क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कैमरे के थ्रू आप उसका पहले ही काम कर सकते हो, सर्वेइंग कर सकते हो। आज की अपनी ब्यूटीफाई अलग है कि इसमें रेडी टू इंडस्ट्री है। स्टूडेंट के साथ आज क्या है कि यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो को देख कर ना वो भ्रमित हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे बच्चे आए जो कोर में जाना, स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है उसको इसरो जाना है, तो वो कैसे जाए? मतलब वो इंजीनियरिंग करने आ गया, यहाँ से वो कैसे जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ प्रोफेसर्स इंटरव्यू सीरीज। और आज हम कवर कर रहे होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ICE ब्रांच को विद डॉक्टर OP वर्मा सर। काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ है, और सर TPO ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो इस साल की प्लेसमेंट्स पे भी उन्होंने कुछ इंसाइट्स दिए हैं। काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा आपको इस इंटरव्यू से। सो हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस इंटरव्यू। वी हैव OP वर्मा सर विद अस, फैकल्टी ऑफ ICE एंड हेड ऑफ TPO ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। सर आप अपने बारे में बता दीजिएगा थोड़ा सा। माय नेम इज डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा एंड आई एम in the IC department, Instrumentation and Control Engineering department, and I am working here since 6 years. So, and I'm also the coordinator in the TPO Training and Placement Cell since last 1 year. तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इन द ट्रेनिंग प्लेसमेंट, स्पेशली फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इस साल हमने जहाँ पर इस सेशन का समय है, तो NIT जालंधर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म प्लेसमेंट में किया। मैकेनिकल में 100% प्लेसमेंट है। इनफैक्ट 2 ब्रांच हमारे केमिकल 100% प्लेसमेंट है। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 87% प्लेसमेंट है, और अभी हमारे पास 80% प्लेसमेंट टोटल हो चुका है, 80% ओवरऑल। और वी आर ऑफरिंग अबाउट 11 to 12 ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, टेक्सटाइल, IT, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, सिविल, IP, मैकेनिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, है ना। तो इसमें अगर सारे ब्रांच को देखा जाए तो कोई भी ब्रांच आज के डेट में JEE के स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको कहना ये चाहता हूँ कि JEE के स्टूडेंट को ना अपने ये नहीं देखना है कि हमें कंप्यूटर साइंस में जाना है, हमें भेड़ चाल नहीं देखना। स्टूडेंट के साथ आज क्या है कि यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो को देख कर ना वो भ्रमित हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। और वो भ्रमित होने का कारण है कि प्लेसमेंट, वो पैसा देते हैं टेम्पररी, 56 लाख 55 लाख, है ना, 1 करोड़। वी आर ऑल्सो गिवन द ऑफर 56 लाख इन माइक्रोसॉफ्ट एंड NVIDIA, बट ऑल द ब्रांच आर इक्वल, है ना। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कोर ब्रांच, जो सर्किटल ब्रांच है कोर, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है, मैकेनिकल है, ECE है, केमिकल है, ये सब कोर इंडस्ट्री के लिए रेडी है बच्चे। हमारे यहाँ बच्चे बिल्कुल रेडी टू इंडस्ट्री, है ना। इन थोड़ी सी तैयारी कर लें, थोड़ी सी अगर 4 ईयर अगर अच्छे तैयारी करेंगे, यहाँ पे जो कोर्स करिकुलम NEP के अकॉर्डिंग बनाया भी गया है ना, तो उसको अगर तैयारी कर लें, क्लास के भी केवल पढ़ लें, तो उनका 100% प्लेसमेंट कोर में हो जाना है। सर ये पूछना है, जैसे ICE कोर ब्रांच है, तो व्हाट इज ICE इन लेमन टर्म्स? लोगों को पता नहीं होता कि ICE होती क्या है। एग्जैक्टली, बड़ा कंफ्यूजन वर्ड है। इंडिया में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग NIT में केवल 2-3 जगह चलता है। एक जगह चलता है NIT तिरछी में, NIT जालंधर में, NIT राउरकेला। इसके अलावा NIT में कहीं नहीं चलता। NIT सिलचर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से, NIT अगरतला में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से है, बट वहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है लेमन वर्ड में अगर इसको बोले हम, तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पहले बात करता हूँ प्रोसेस इंडस्ट्री की। प्रोसेस इंडस्ट्री में जितने भी लाइन होते हैं, जैसे
एक्चुएटर कैसे काम करता है जी, वाल्व कैसे काम करता है, वाल्व कैसे ख़राब हो गया लेट से, प्रोसेस में फ्लो में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, बॉयलर में टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है लेट से, हु विल टेक केयर? द कंट्रोल इंजीनियर, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल इंजीनियर, बिकॉज सेंसर, ट्रांसड्यूसर एंड देन कंट्रोल, यही इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है सेंसर से मेजर किया टेम्परेचर को, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर ने कंट्रोल कर लिया। तो वी हैव इन द प्रोसेस इंडस्ट्री, और इसी को अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटेशन का सेंसर जो है वो कंप्यूटर विजन भी आज के डेट में एक बड़ा सा नाम है, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, है ना। तो कंप्यूटर विजन भी एक तरह का सेंसर है जिससे हम लोग आई सेंसर कह सकते हैं, कैमरा के थ्रू, है ना। तो कैमरा भी बहुत सारे आते हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, स्पेक्ट्रल कैमरा, नाइट कैमरा, आईआर कैमरा। इससे क्या होता है कि आप कोई भी मेटल, नॉन मेटल, बायोडिग्रेडेबल, है ना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग में पैच है या नहीं है, कोई पेट होल्स रोड पे है या नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, ये सारा कुछ आप इसके थ्रू इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और बच्चे बिल्कुल रेडी टू यूज होते हैं। पीएलसी जिससे स्काडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, और ये सब हमारे यहाँ बहुत अच्छे से इसको कराया जाता है। तो सर ईसी और आईसी में डिफरेंस क्या होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईसी और आईसी में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है वीएलएसआई पर, चिप डिज़ाइनिंग पर, कम्युनिकेशन सिस्टम पर, है ना, ईएमएफटी पर, मतलब ईएमएफटी का बोले तो एंटीना कैसे डिज़ाइन किया जाएगा जी, चिप कैसे डिज़ाइन किया जाएगा जी, वीएलएसआई पे काम कैसे होगा जी। जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, एनालॉग हुआ, डिजिटल हुआ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये सब बेसिक सब्जेक्ट उन्हीं के हुए। बट हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मोर फोकस टू अबाउट्स द प्रोसेस इंडस्ट्री, और स्पेशली फॉर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो हमारे बच्चे जो होते प्लेसमेंट होते हैं ना, तो 99% प्लेसमेंट और कहीं किसी के नहीं आते। इंडिया में केवल सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट अगर कोर कंपनी की है तो आईसीई एनआईटी जालंधर की है, और ये बहुत ही भ्रामक है कि बाकी यूट्यूबर्स को शो नहीं करते, है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों में, और बच्चों के दिमाग में ये सेट हो जाता है कि सर, मेरे से बच्चे पूछते भी है कि सर वाई नॉट आवर नेम इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, but if we name the electronics instrumentation, then again the problem is कि HPCL, BPCL, ONGC, GAIL, है ना, इस तरह की कंपनियां जो हैं फिर आपको उतनी तवज्जो नहीं देंगी जितना तवज्जो अब देती हैं, अभी देती हैं। ओके, दैट्स वाई गेल में जैसे है, गेल प्योरली इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, और वो पूछता क्या है, तो आप देखेंगे तो उसमें आप पूछा जाएगा गैस एनालाइजर, क्रोमेटोग्राफी, तो ये सब केवल इंस्ट्रूमेंटेशन का ही है, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता, है ना। ये केमिकल के बच्चे पढ़ेंगे या तो इंस्ट्रूमेंटेशन। तो केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल के हैं, कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ पार्ट मैकेनिकल के हैं, एंड सम पोर्शन इज फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब सब ब्रांचेस को मिला के एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनाया गया है फॉर द प्रोसेस इंडस्ट्री। ओके, फॉर द प्रोसेस इंडस्ट्री ये है। तो सर इसमें बच्चे पढ़ते क्या है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स? जैसे जो बच्चे अभी जेई दे रहे हैं, हाँ, जेई देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनको सेमीकंडक्टर्स आना ही चाहिए चैप्टर, बिल्कुल ठीक है। तो पर लेकिन अगर उनका सेमीकंडक्टर्स वीक है और वो ऐसी ब्रांच में आ गए जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स है, तो वो तो मिसमैच हो गया। तो इसमें आईसी में ओवर द 4 इयर्स बच्चा क्या क्या पढ़ता है? पहले हम लोग फाउंडेशन तैयार करते हैं। फाउंडेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। वी नो कि स्टूडेंट्स आर दोज स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द 12th, he knows much more things, but they require the pre-requisite also। तो हम लोग रिवीजन के तौर पे या कुछ प्री-डिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट में, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, बीजेटी है ना, तो ये सब चीज़ें, एम्पलीफायर हुआ, ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे कराते हैं बेसिक्स में। सर्किट थियरी हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, है ना, एथिक्स हुआ, है ना, हम लोग एथिक्स भी पढ़ाते हैं, है ना। एथिक्स सब्जेक्ट हमारे यहाँ को पढ़ाया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर हुआ, नॉट ओनली वी आर teaching the core subject but also the computer science subject also, because we believe that not only the students should be competent in the core company, also in the tech company also, yes। So technical point of view के लिए हम लोग कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, है ना, और हमने स्टार्ट किया नया माइनर डिग्री मशीन इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, है ना। तो सर माइनर डिग्री का क्या बेनिफिट होता है? माइनर डिग्री का अब जो बेनिफिट होने वाला है, इसमें क्या है कि जो अदर ब्रांच के बच्चे हैं, जिनको आजकल क्या है ना, ये आप देखोगे ना तो वही स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बस उनको कंप्यूटर साइंस, है ना,
कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस ठीक है, बट कंप्यूटर साइंस कोई भी पढ़ सकता है, बिकॉज दे आर द लैंग्वेज, है ना. बट टेक्सटाइल, लेट्स से योर ब्रांच इज टेक्सटाइल, आवर ब्रांच इज इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल. दोज हु आर studying in the computer science engineering not able to study the instruments and control textile, yes or no? Yes. But we can study, है ना. there are so many open sources course are available, है ना. लेकिन हम लोग क्लास में कराते हैं, पाइथन भी कराते हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी कराते हैं. तो वही बात हो रही थी कि पहले 3 सेमेस्टर हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, then we come towards the transducer sensors, है ना. देन कंट्रोल पार्ट, बेसिक कंट्रोल. तब हम लोग धीरे धीरे आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के हायर वर्जन पर, कंट्रोल वर्जन पे, है ना. पूरे इंडस्ट्री को लेके PLC, DCS, SCADA 7 सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं. फिर रोबोटिक्स भी आता है, UAV भी आता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, है ना, रोबोटिक्स भी. सो दिस सब्जेक्ट का मतलब मैं कहूँ ये ब्रांच जो है ना वो ब्यूटीफुल है. हर ब्रांच अपने में ब्यूटीफुल है, लेकिन इस ब्रांच की अपनी ब्यूटीफाई अलग है कि इसमें रेडी टू इंडस्ट्री है. रेडी टू इंडस्ट्री मैं ये कहता हूँ. हर ब्रांच का कुछ ना कुछ पार्ट मिला हुआ है. बिल्कुल. तो बच्चे यहाँ अगर 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं, उनका प्लेसमेंट 100% होना ही होना. ओके. हाँ सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, जो आपने ले लिया कंप्यूटर साइंस वाली चीज, कि मतलब ये जनरल परसेप्शन बन गया है सोसाइटी में कि सबको CSIT की तरफ ही जाना है. यस. और इस चक्कर में बच्चे भी, उनको भी है कि कोर ब्रांच में तो कुछ होता नहीं है. देखिए इसमें मैं क्या कहता हूँ ना, पेरेंट्स की गलती नहीं है इसमें. पेरेंट्स की गलती है नहीं. जो आज के डेट में कुछ यूट्यूब और कुछ इसमें गलती है यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की. इसमें क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे ले लिए अपने वर्जन की, उनके पास उस सीट की कमी है नहीं. 240, 250, 250, 500, 600, 600 उन्होंने ओपन कर दिया. 3000 तक ओपन है और वो एडमिशन दे रहे हैं. तो गुप्ता जी का बेटा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, तो वर्मा जी का बेटा कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं पढ़ रहा? तो प्रॉब्लम यहाँ पर है. और मैं बार बार ये कहता हूँ बच्चों को कि ब्रांच आपकी कोई भी, सारी ब्रांच अच्छी है, ब्रांच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, है ना. तो स्किल के लिए हर एक ब्रांच का करिकुलम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है. नॉट ओनली द IC, ऑन द मैकेनिकल ऑल्सो, क्योंकि आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ GUGC, है ना. तो उसमें मैं करिकुलम में भी हूँ और PG के करिकुलम में भी मेंबर हूँ, और मैं PhD का भी देखा हूँ कॉलेज में. तो इस लिहाज से ट्रेनिंग प्लेसमेंट के मैं जब कंपनी वालों से मिलता हूँ तो हमेशा ये कहते हैं कि जो बेसिक थिंग्स है ना, उस पर आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है. कोर कंपनी में जो पैकेज है, हालांकि वो कंपैरेटिवली IT सेक्टर से कम है, और बच्चे क्या देखते हैं, पैकेज. वो देखते हैं कि 35 लाख 45 लाख कहाँ मिल रहा है, बट क्या वो सबको नहीं मिल रहा, वो एक को मिल रहा है. और यहाँ पर क्या है कि 15 लाख से 16 लाख रुपए, 15 to 16 लाख रुपए, या 8 to 16 लाख रुपए, ये सबको मिल रहा है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे HPCL हुआ, जैसे गवर्नमेंट PSU, है ना, ONGC PSU है, तो इनका अपना स्टेबिलिटी है. स्टेबिलिटी में कोर कंपनी में कोई, और 5 साल 10 साल बाद जब उनसे मिलोगे तो वो देखेंगे कि वो अपनी बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड है. और हालांकि टेक्निकल कंपनी का, सॉफ्टवेयर कंपनी का मार्केट बहुत ही वर्सेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना. बट यू हैव टू मेक द कॉम्पिटेंट विद द सोसाइटी, है ना, विद अदर्स. तो आप अगर उस कॉम्पिटेंट बना रखे हो, अपने आप को सर्वाइवल के केस में रखे हुए हो, तो ठीक है. अदरवाइज आज की डेट में देख रहे हो ChatGPT और AI का कमाल और रोबोटिक्स का कमाल, है ना. तो जब इंसान का काम जो रोबोट करने लगेगा, UAV करने लगेगा, तो फिर तो इंसान का कम ही हो गया ना, फिर मशीन तो काम कर रहा है ना फिर वो. तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है. ऐसा मैं रिस्पॉन्सिबल AI के फॉर्म में बात करता हूँ. तो ये कंप्यूटर साइंस के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मैं ये कहता हूँ, है ना. और केवल पैसे, आज की डेट में केवल पैसे नहीं देखने चाहिए बच्चों को. हमारा इंडिया एक पुअर कंट्री में से हम डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें ये भी देखना है. कल आपने देखा कि बारिश हुई सडन, इसको कहते हैं क्रिटिकल वेदर. इसको टर्मिनोलॉजी में एक टर्म है क्रिटिकल वेदर. एक डाटा, आपको टाइम है, आज डाटा बताना चाह रहा हूँ. दुनिया में 300 करोड़ लोग ऐसे हैं
दुनिया में टोटल आबादी 700 करोड़ की है। लगभग 300 करोड़ ऐसे हैं जो अपने खाने को फुल डाइट, कंप्लीट डाइट नहीं कर पाते, बैलेंस डाइट नहीं करते। तो 200 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कल क्या खाएंगे उनको पता नहीं है। और 100 करोड़ ऐसे लोग, 126 करोड़ के आसपास डाटा है, उनको ये नहीं पता कि आज हम खाना खाएंगे नहीं खाएंगे। और इंडिया में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए की लगभग एक दिन में कमाते हैं। तो ऐसे हालात में जब क्रिटिकल वेदर होगा, कल देखा तुमने कि ओला गिरा, ओले जब गिरे तो नुकसान किसका हुआ? पूरा फसल खत्म। कनक जो है यानी गेहूं जो है कल गिर गई पूरे मार्केट में। उससे क्या होगा कि भूखमरी किस पर फर्क पड़ेगा? जो गरीब है, जो 60% अपना व्यय करता है, खर्चा करता है खाने के ऊपर, वो कल को 70% करेगा, 80% करेगा। अमीर जो है वो अपना खाने का 3% खर्च करता है जनरली जिसकी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए है, वो 3% खर्च करता है। उनको अगर 3 से 5% भी करेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ना, बट 60 to 70% अगर गरीब करेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हमें एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन हमें अपने सोसाइटी के बारे में सोचना होगा कि हम इन प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, क्रिटिकल वेदर को ठीक कैसे करें, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ठीक करें। तो हमें इन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़कर सोचना होगा। तो ये नहीं कि और कंप्यूटर साइंस से बैठ के कंप्यूटर बैठ के और रात में एसी में बैठ के हम काम करें, उसमें होगा, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स कोर ब्रांचेस के थ्रू, ये कोर ब्रांचेस थ्रू सॉल्व होगा। ओके, इसमें सीएस का भी योगदान होगा, कंप्यूटर साइंस का भी योगदान होगा, बट इसमें कोर ब्रांच का योगदान ज़्यादा है ना। क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्री अपना कैसे इमिशन कट करे, कैसे उसको अपने आप को सस्टेनेबल बनाए, ये चैलेंजेस है। आप कैसे सोलर पावर से कैसे काम कर सकते हैं, ये कौन करेगा? ये कौन सा नहीं कर सकता ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कौन करेगा? सोलर नहीं कर सकता ना, इलेक्ट्रिकल यूज वाले करेंगे ना, मैकेनिकल यूज वाले करेंगे ना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कोई ब्रांच बुरा नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा है। सर आपने आईसी चूज करी थी या फिर आपको मिली थी? मैंने बीटेक भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, अच्छा, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल में, पीएचडी मेरे प्रोसेस इंजीनियरिंग में। तो सर आपने तब क्या सोचा था ब्रांच चूज करते? ब्रांच चूज करते समय भी मैं भी नहीं सोचा था। अच्छा, मैंने भी यही पहले इसी में गया, इसी का ब्रांच खत्म हो गया। एट दैट टाइम उसमें भेड़ चाल था ईसीई का। अच्छा, आज कंप्यूटर साइंस का है। एट दैट टाइम सबसे ज़्यादा बूम अगर कोई था ईसीई था। इन 2004 सबसे ज़्यादा अगर कोई बूम पे था तो ईसी, लोग जाते थे ईसी के पीछे। जब तक मैं पहुंचा तब तक वो सीट खत्म हो चुकी थी। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, चूँकि कम्युनिकेशन की जगह पे इंस्ट्रूमेंटेशन है, आई ऑप्ट, है ना। बाद में मुझे इसकी रियलाइजेशन हुआ कि ये कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था। मैंने ना बहुत सारे इंटरव्यू दिए, गेल दिया, HPCL दिया, NTPC, है ना। इसमें सारे मैंने इंटरव्यू जो है, उस समय ये सब तैयारी कराते थे कंपटीशन के थ्रू। तो उस समय ये ओपन एग्ज़ाम हुआ करता था। अब ये एग्ज़ाम अब जो कंपनी आती है यहाँ पे कम, है ना, बीच में बंद हो गई थी, लेकिन अब आना दोबारा स्टार्ट कर दी है ना। तो सर आपने कैसे देखा है कि कैसे इवॉल्व हुई हैं ये ब्रांचेस, इसका आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस ब्रांच में? देखो जी, मेरा एक्सपीरियंस ना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग का स्कोप इतना ज़्यादा है, और आने वाले दिनों में तो बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिल्ली में एक मुबरका चौक है, गाजीपुर है, वहाँ कूड़े का पहाड़ है। इलेक्शन में वो मुद्दा बनता है ना। इलेक्शन में मुद्दा बनता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसको डंप खत्म किया जाए। और उससे प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? गैस लीकेज, मीथेन गैस लीकेज करता है, वहाँ से आग लगे रहते हैं हमेशा जी। तो अभी हमारे पास क्या है? कोई सिस्टम है? कोई सिस्टम नहीं है। हु विल टेक केयर? तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए अब जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस किया इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में। इसके बाद अब क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कैमरे के थ्रू आप उसका पहले ही काम कर सकते हो, सर्वेइंग कर सकते हो, है ना। और कितना एरिया में उसका मैक्सिमम डंपिंग कितना होगा, इन्वेंट्री आप मैनेज कर सकते हो, है ना। माइनिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, है ना। तो अब इसमें आई हैव ऑल्सो वन प्रोजेक्ट फ्रॉम इसरो, है ना। इसरो का मुझे प्रोजेक्ट था ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का, और जनरली वो कंप्यूटर साइंस वाले करते हैं, बट एज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर मैंने किया, मेरे स्टूडेंट ने किया, और
आज मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि जो इसरो का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया बिल्कुल स्टिपुलेटेड टाइम में 2 साल में, और मेरे पास जो रिकमेंडेशन लेटर उनका आया वो इतना शानदार है, वो बहुत बहुत बधाई दिए, मैंने कॉन्क्लेशन हमें दिए के गए और कहें कि इसको एक्सटेंशन करके आप प्रोजेक्ट जो है इसको और फर्दर सबमिट करो हमारे यहाँ, आई विल गिव द फंड, है ना। तो इसमें वास सर थे और वो तो थैंक यू वास सर का, है ना, मैकेनिकल के जो लोगों ने बहुत कोशिश करके इस प्रोजेक्ट को लाए थे। तो सर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में बच्चे ड्रोन बनाना सीखेंगे। ड्रोन देखिए आज के डेट में आप ना पीएम मोदी जी का एक विज़न भी है कि ड्रोन दीदी, हाँ है ना, पीएम ड्रोन दीदी के नाम से आ रहा ना। उसमें क्या है, उनका प्लान है कि जो गांव के रूरल एरिया की जो लेडीज़ हैं वो अपने खेतों का ना स्प्रे हुआ, मतलब दवाई छिड़कना है, असेसमेंट हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ, है ना, ऐसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, कितना खराब जैसे कल ओला गिरा, तो ये सारा काम विद द हेल्प ऑफ ड्रोन वी कैन डू, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और रोबोटिक्स का तमाम स्कोप है, है ना। तो सर जैसे आईसी में आने के बाद आप बता रहे हो स्कोप बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर रिलेवेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो आईसी में आते ही बच्चों के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या करियर पाथ्स खुल जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें 3 तरह के जॉब मिलते हैं। एक टेक्निकल जॉब जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर स्किल हमने डेवलप करा है, जिसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर, पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, है ना, और वेब डेवलपमेंट, एसक्यूएल, ये सारा कुछ बच्चे सीख जाते हैं, तो टेक्निकल के लिए तैयार होगा। दूसरा आता है हमारा कोर कंपनी। कोर कंपनी के लिए हमारे पास अगर मैं 70% स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छे, इस बार हमारे कम से कम 25 स्टूडेंट्स, मोर देन 25 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन PSUs, और इंडिया के बहुत अच्छे महान और रत्ना कंपनी में ONGC, है ना, और आपका HPCL, है ना, और आपका BPCL, HPCL भटिंडा, ये सब ना बहुत सारी कंपनी आई थी और लेकर गई। मास बल्क में आरती इंडस्ट्री, है ना, भूषण स्टील, ये सारी कंपनी आती हैं, लेकर जाती हैं। जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे डिपार्टमेंट। और एक बात और है, मैं एक बार इजराइल में था, इजराइल के लोगों से मिला, है ना, स्टार्टअप के लिए मैं गया था, तो वहाँ पर बोलते हैं सब कि मैंने पूछा कि आप लोग, बड़ी गर्मी है यहाँ पर, तो ग्लोबल वार्मिंग जाने वाला है, सारी बातें चल रही हैं हम लोग। वो बोलते सर अच्छा है, इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द AC, जितना AC बिकेगा हमारा फायदा होगा, हम कम लागत में AC बनाएंगे, बिल्डिंग में AC पीछेंगे। तो सोच रहे उनका माइंडसेट है बिजनेस मॉडल। तो अभी जैसे कि अभी मोदी जी का भी कहना है कि स्टार्टअप आप करिए, तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट आपको सिखाना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी 1000 है। अगर हम ये कहें कि सपोज दैट कि जैसे मैंने बताया रोबोटिक्स, जैसे मैंने बताया आपको फील्ड आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी का, अगर बच्चे के पास स्किल डेवलप हो गया, दे कैन स्टार्ट देयर स्टार्टअप ना। सर यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, तो इस ब्रांच से लोग इनोवेशन की तरफ कैसे देख सकते हैं? मैं ही बोल रहा था कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग केवल स्किल्ड आपको डेवलप करना है जी। आपको ये सीख जाना है कि कैसे काम करता है, काम कैसे बनता है। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी में है, आप देखेंगे तो कंट्रोलर डिज़ाइन को लेकर है। अभी भी हम लोग ना PX हॉक कंट्रोलर एंड DJI का कंट्रोल यूज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी मीटिंग हुई, हम लोगों की मीटिंग हुई थी NIT के अंदर के कुछ एक्सपर्ट्स हैं BSF के साथ। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आए हुए थे यहाँ पर। उनका प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया, पंजाब इज़ द बॉर्डर एरिया ऑफ पाकिस्तान ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो स्मगलिंग का सामान है, खासकर नशा का, ड्रग्स, वीपन, है ना, छोटे छोटे वीपन में भी आप क्या करते हैं, वो वीपन का एक मटेरियल आज ही जाएंगे, कल दूसरा पार्ट, कल तीसरा पार्ट, और अलग अलग ड्रोन से वो बांट कर डिलीवरी करेंगे और यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये धुंध में, खासकर ठंड के दिनों में धुंध, जब 5 बजे 4 बजे धुंध होता है, आप जज ही नहीं कर पाओगे कि ड्रोन कहाँ है। तो वो बताते हैं कि ड्रोन हम जनरली कान से पता करते हैं भाई, कि उसकी साउंड से, है ना, साउंड से, और वो साउंड से हमने शूट किया, देखा, शूट किया और शूट करके गिर गया तो ठीक, नहीं तो जान। ये तो बात ये है कि जो पकड़े गए
जाने ऐसे कितने होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे, हाँ। है ना। तो उन्होंने बनाया एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब। डिजिटल फॉरेंसिक लैब में इंडिया के जो संबल वाले जो ड्रोन हैं उसमें तो वो लोग उस कंट्रोलर पे काम कर लेते हैं, वो हिस्ट्री निकल जाती है पूरी कैसे काम करता है ये। बट जो DJI जो चाइना वाला है उसको आप छू भी नहीं सकते। तो ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। वी हैव टू डेवलप आवर एंटी ड्रोन सिस्टम, है ना, एंटी ड्रोन सिस्टम। जैसे अभी तुम देखो इजराइल और ईरान में लड़ाई हो रही है और 90% लड़ाई अब ड्रोन से स्टार्ट हो गया, यस और नो? ड्रोन से स्टार्ट हो गया। अब इजराइल ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया, उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। बट इंडिया इज़ लैगिंग, हम लोग इसमें लैग कर रहे हैं और अभी हमारे पास इतना फंड भी नहीं है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, बट वी आर डूइंग। और ये हो जाएगा, मुझे लगता है कि 5 से 10 साल में हम लोग उस तरह से हो जाएंगे कि हम लोग भी इस तरह के डायनेमिक्स को डेवलप कर सकें। सर IC को किस टाइप के बच्चों को चूज़ करना चाहिए, मतलब किन बच्चों के लिए ब्रांच काफ़ी इंटरेस्टिंग करने वाली है और किन के लिए बोरिंग? देखिए, मैं उनके लिए खासकर जो कोर कंपनी में स्टेबिलिटी जो चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, है ना, वो हर किसी को इसमें टेक्निकल जॉब नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हर किसी को तो नहीं मिलेगा। हाँ, एनवीडिया मिलेगा, एडोबी मिलेगी, बट आप सोचोगे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन ने पिछले साल का अभी तक रिक्रूटमेंट का नहीं दिया है ना। तो मार्केट का रिसेशन में आप देख रहे हो कि राइज एंड फॉल हो रहा है। तो IC में खासकर, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में खासकर वैसे बच्चे आए जो कोर में जाना स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं, स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो स्किल में, अगर वो चाहते हैं कि टेक्निकल में जाएं तो वो अपनी 12th तक की पूरी स्किल, यानी उनको बहुत अच्छे से C++, पाइथन, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें उनको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। यहाँ आके अगर सीखेंगे तो वो पीछे हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर उनकी बेसिक पहले से तैयार नहीं है लैंग्वेज, तो यहाँ पर आके, क्योंकि मार्केट में पहले से लोग तैयार है ना, आप जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तब तक और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो दैट्स वाई कि इसमें जो लोग पहले से ठीक ठाक हैं वो तो आएँ, चूज़ करें जिनका इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में, वेब डिज़ाइनिंग में, सॉफ्टवेयर में, डीप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, मशीन लर्निंग में, है ना, कंप्यूटर विजन में, वो आ सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ पढ़ाया भी जाता है, बट वही है कि आपको पहले से उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सीख लेनी चाहिए। आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको कोडिंग आपको ज़्यादा कोडिंग कंटेस्ट एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सामने विराट कोहली की तरह ना कंप्यूटर साइंस खड़ा है ना, कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच भी खड़ा है। अभी मैं आपको एक डाटा बताता हूँ दोबारा से। एसेंचर कंपनी आई हमारे यहाँ ना, एसेंचर कंपनी ने, मेरे पास डाटा है, लगभग 1000 से 1500 बच्चों ने इनिशियल रजिस्ट्रेशन किया जी। हमने एग्ज़ाम कराया लगभग 600-700 बच्चों का 3 शिफ्ट में। उसके बाद जब एग्ज़ाम कराया, टेस्ट कराने के बाद इंटरव्यू जब हुआ तो उसमें 17 लोग के प्लेस हुए। तो आप ये सोचो कि क्या वो कंप्यूटर साइंस के बच्चे 17 बच्चे केवल हुए हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसी के लिए भी नहीं है। बट मार्केट के हिसाब से देखा जाए या इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 17 इज़ द हाईएस्ट ऑल IIT NIT एसेंचर में। तो सबसे ज़्यादा NIT जलंधर से लेकर गए थे वो, 17 के 17। दूसरी बात, इन्फोसिस कंपनी को बहुत हमने जोर लगा के फिर दोबारा बुलाया और दे ऑफर्ड आई थिंक 12-13 लाख रुपीज़ था, उसमें केवल 4 बच्चों का हुआ। तो कंपटीशन इज वेरी हाई, दे आर रेडी टू टेक। वो एसेंचर वाले से HR से मेरी खुद पर्सनल बात हुई थी, बोले सर हम लेने को तैयार हैं, बट बच्चे उस लेवल के हो तो सही, उस लेवल के हो तो सही। मार्केट में जॉब की कमी नहीं है, हमें स्किल्स की कमी है। यस, वी हैव टू डेवलप आवर स्किल्स। हम लोग लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि देखिए क्लासरूम में ना ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉट एबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, है ना, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो बच्चे में जब तक वो माहौल क्रिएट नहीं होगा, जब तक वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा,
तब तक नहीं होगा। सुपर इसमें कॉलेज भी तो मतलब कॉलेज और इंडस्ट्री में भी तो गैप है ना, कॉलेज के करिकुलम और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स में। इसलिए अब जो अभी 2021 में हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर सर जब आए यहाँ पर तो कनौजिया सर, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप ये लिया, एन को जल्दी से लागू करो। तो इसमें क्या है कि अब आपके पास स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्सेस ना डाले जा रहे हैं, नए वाले कोर्सेस में जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोर्स डिज़ाइन है। ओके, है ना, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे पास इंडस्ट्री से बहुत सारे MOU है, हम लोग जाते हैं इंडस्ट्री में, हम बच्चों को लेके जाते हैं। ट्राइडेंट हुआ, HMEL हुआ, हमारे बहुत सारे एलुमनाई हैं वहाँ पर, और जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा है। वहाँ पर सारे इंडस्ट्री को विजिट भी कराते हैं। 27 को हम लोग करा रहे हैं, 27 को विजिट है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग का विजिट ट्राइडेंट, है ना। तो पेपर मिल में वहाँ पर जाएंगे बच्चे, वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे इंडस्ट्री काम करता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम वो नहीं है, इंडस्ट्री का पूरा है। बट ये बात भी ठीक है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जितना होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये समय के साथ धीरे धीरे इवॉल्व होगा और हो रहा है, क्योंकि अब डिमांड जिस तरह की है मार्केट की, आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। और सर जब IC में आने के बाद फर्दर स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। देखो, एक तो हो गया प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्लेस करा दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर स्टडी में जाना चाहते हैं। अब मेरे पास हर साल कम से कम मैं 10 से 20 LOR देता हूँ, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, है ना। 10 to 20 स्टूडेंट को देता हूँ, और एक स्टूडेंट को कम से कम 10 से 12 फॉरेन के लिए, MS और PhD के लिए मैं देता हूँ। मेरी खुद के स्टूडेंट मास्टर्स की थी यहाँ से, दृष्टि यादव, नाउ सी इज़ इन ऑस्ट्रिया परसुइंग PhD अंडर द वेरी गुड फेलोशिप, बहुत अच्छा फेलोशिप मिल रहा है। मेरा एक BTech स्टूडेंट है, अंकित रहेजा, 2019 बैच, वो बहुत दिन से लगा हुआ था MS में, और उसको फॉरेन में, उसको स्पेन में मेरे ख्याल से या कहीं भी उसको मिला है अभी, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा IIT के साथ, IIT मद्रास के साथ हमारा खुद का टाई अप है ना। आप 3 साल यहाँ करें और बाकी वहाँ PhD के लिए आप इन्वॉल्व हो सकते हैं डायरेक्टली। आपका CGPA कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के थ्रू। IIM अमृतसर के साथ अपना टाई अप है। बट अवेयरनेस की जो कमी है, बट अवेयरनेस के लिए सैनिटाइजेशन अभी स्टार्ट हो गया है, बच्चों में अवेयरनेस और धीरे धीरे पता लग रहा है। TPO इस काम को भी स्टार्ट किया है करना, कि बच्चे खुद अपना काम ये खुद से करें, सैनिटाइज करें बच्चों को। फर्स्ट ईयर से लोगों को पता हो कि हम करना क्या है, जाना कहाँ है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब 3rd ईयर में आते हैं तो प्लेसमेंट का याद आता है, हो प्लेसमेंट करना था, है ना। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम एंट्री करते हैं, जब हम कॉलेज में आते हैं, तो सबसे पहले यही कहा जाता है, माँ बाप पूछते हैं कि NIT जल्दी में नौकरी लग जाएगा ना। हाँ। तो जो मेन मोटो था उसको छोड़ के हम 2 साल हम पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। हम बस सब कुछ कर रहे होते हैं, हर तरह के क्लब में जा रहे होते हैं, बट हम ट्रेनिंग प्लेसमेंट की तरफ देखते भी नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 90% स्टूडेंट से पूछूंगा ना कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। NIT लंदन, यस, ऐसा नो, यस सर। जबकि मैंने इस बार इसलिए स्टार्ट किया कि 3rd ईयर फाइनल ईयर के बच्चे जो PR IR हैं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को सैनिटाइज करें, उनको बताएं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हर ब्रांच के बच्चे अपने जूनियर को मेंटर के स्कोप से उसको बताएं कि आपको क्या करना है जी, आपका विज़न क्या होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट अगर इसमें है यहाँ से स्टार्ट करो, आपका इंटरेस्ट इसमें यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये जब तक नहीं डेवलप होगा कल्चर, मैं अगेन बोला कि इन्वायरमेंट कल्चर डेवलप होगा। IIT में क्या होता है, IIT में यही होता है। आई वाज इन द रूल की तो कंपटीशन यही था, यही वहाँ पे इन्वायरमेंट है कि स्टूडेंट सब कुछ करते थे, है ना। हम लोग फैकल्टी वाज बॉदर ऑल फॉर द टीचिंग। तो हायर स्टडी के बारे में कहूँ तो इंस्ट्रूमेंटेशन से गेट होता है, और मैंने पहले बताया कि इंस्ट्रूमेंटेशन है ही कम, तो बच्चे 30,000 40,000 ही अपीयर होते हैं, ठीक है जी। इसमें 26 नंबर 27 नंबर मेरे ख्याल से क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। पहले होता था, आपका मुझे नहीं पता, हो सकता है कि 30 हो गया हो, जनरल कैटेगरी का 35 हो गया हो, तो लेकिन पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। अगर ये बच्चे गेट निकाल लेते हैं और अगर 100 रैंक लाते हैं, 100% वो प्लेस हो गए, ONGC से लेके PSU में तो हो ही गए, ठीक है जी। या ONGC का बार्क हुआ,
DRDO हुआ, यहाँ तो चलेगा आराम से। अब रही बात हायर स्टडी की, तो गेट के थ्रू इंडिया में तो सारे IIT ने केवल आपको चाहिए गेट स्कोर, और बहुत सारी स्कीम भी हैं। अभी एक प्राइम मिनिस्टर PMRF करके था फंड, है ना, उसमें 75,000 पे स्टाइपेंड था, अच्छा, है ना, जिसको उसका आपका होना चाहिए 8.5 CGPA मेरे ख्याल से। ओके, तो उससे क्या, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा? IIT में। IIT है ना, IIT NIT जो उसके अंडर में होगा। ओके, अभी सुसरैया स्कीम है, अभी हमारे यहाँ NIT जलंधर में है स्कीम, उसमें आपके फेलोशिप मिलते हैं लगभग 50,000 के आसपास। ओके, PhD में आज के डेट में एक बच्चे को 41-42,000 रुपीज़ ये स्कॉलरशिप है, प्लस HR, है ना, मतलब 42-45 बन जाता है। तो 45,000 इंटू 12 इज़ नॉट बैड, इज़ नॉट बैड फॉर स्टडी ओनली, है ना, आपको पढ़ना है केवल पढ़ने के लिए। और उसके बाद आपके पास देखो, आज की डेट में तो पहले PhD करते थे पढ़ाने के लिए, आज PhD का दौर बदल गया, अब वो चीज़ बदल गई है। अब स्टार्टअप CEO, आप किसी भी कंपनी का, आपके पास स्किल होना चाहिए, है ना, आप बना सकते हो, कर सकते हो। तो और फॉरेन में भी जा सकते हो, फॉरेन में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है ना बहुत सारी स्कीम है जहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए फॉरेन जा सकते हैं आप। डाड हुआ जर्मनी के लिए, इंडो कनाडा हुआ, इंडो US हुआ, है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी हमारे इसी में चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे अभी फिजिक्स डिपार्टमेंट चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके थ्रू बच्चे यहाँ से इंटरचेंज प्रोग्राम करते हैं, है ना, फॉरेन के लिए। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडी ऑल्सो। और MS PhD करने के बाद भी बहुत अच्छा ही खुलता है, बट वो आपकी 4 साल से लेके वो फिर आपका 3 साल 4 साल और बढ़ जाता है, बट पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कॉलरशिप अच्छा हैंडसम स्कॉलरशिप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45,000 इज नॉट बैड। और सर जैसे आपने बताया कि आप ISRO का प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब जैसे कोई बच्चा है उसको ISRO जाना है तो वो कैसे जाए? मतलब वो इंजीनियरिंग करने आ गया, यहाँ से वो कैसे जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोग्राम हैं, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में गर्मी की छुट्टी में, समर वेकेशन में 1 महीने का इंटर्न, और फाइनल ईयर में, सॉरी थर्ड ईयर में 1 महीने का इंटर्न, और फाइनल ईयर में 6 महीने का इंटर्न आपको करना ही करना है। इट इज़ अ कंपल्सरी। थर्ड वाला कंपल्सरी है या नहीं है, लेकिन फाइनल तो कंपल्सरी है। तो अब क्या है कि आप ISRO वाले से जो एलुमनाई हैं वो पहले से जाते रहे हैं, ISRO में जाते रहे हैं, ISRO में, DRDO में, ONGC में, है ना, बहुत सारे देहरादून में हैं, IRD में, है ना। यहाँ पर मैं खुद अपने स्टूडेंट को इंटर्न के लिए भेजता हूँ, IRD देहरादून या DRDO का सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन। तो वहाँ मैं खुद बच्चों को अपने वहाँ पर भेजता रहता हूँ। और इसमें जो हमारे यहाँ एक ना वेबसाइट पे TPO के अंडर में एक NOC का फॉर्म है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, NOC फॉर्म भरिए, और वहाँ पर हमेशा DRDO पे जाएंगे या आप ONGC पे जाएंगे या फिर आप वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पर ना निकलता रहता है इंटर्नशिप का। अच्छा। एक तो ये फॉर्मेट है कि वहाँ पे निकला हुआ, वहाँ से फॉर्मेट भर दीजिए, या वहाँ के साइंटिस्ट को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, साइंटिस्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, आई एम दिस बंदा और आई वांट टू डू इन द रिसर्च इन दिस एरिया। साइंटिस्ट को कैसे कांटेक्ट करेंगे? साइंटिस्ट को कांटेक्ट करने के लिए उनके वेबसाइट पे उनका मेल ID और उनका रिसर्च एरिया गिवन होता है। जैसे CSIR में, CSIR की बहुत सारी लैब्स है, जैसे यहाँ पर चंडीगढ़ में CSIO है ना, CSIO लैब है, तो वहाँ पे साइंटिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी फैकल्टी की। IIT में आप देखेंगे तो IIT रुड़की, IIT खड़गपुर है ना, आप जिसके अंडर में चाहते हैं आप जा सकते हैं। ONGC में देखेंगे तो यही होता है, ठीक है ना। तो ONGC में तो आपको साइंटिस्ट नहीं दिखेगा, बट वहाँ पर पोर्टल खुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी हम लोग रेफरल के थ्रू, जैसे फैकल्टी को पता है, हमें पता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, ऑलरेडी पहले से प्लेस्ड है ना, या उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो कॉन्टेक्ट के थ्रू वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स। तो या तो आप DRDO और ISRO की वेबसाइट पे जाके करिए या फिर कॉन्टेक्ट के थ्रू कीजिए। आप मेरे बच्चे खुद आते हैं कि सर मेरा DRDO में करा दो, और मैं कराता हूँ, है ना। मैं हर साल 10 से 15 बच्चों को मैं अपने रेफर से DRDO भेजता हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हर बच्चा इंटर्न करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटर्न आजकल इतनी कंपनी है
है ना, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं कहीं भी। बस आपको सर्च करना है जी, हाँ सर्च करना है, आपको अच्छी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अब एक बच्चा जो भी आने वाला भी वो एक बच्चा 12th के बाद कंफ्यूज है, तो उसे करना क्या है, आप उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, मैं उनको ये कहूँगा, ब्रांच कोई भी ख़राब नहीं होता, आप मेहनत करो, ऊपर से ब्रांच स्टार्ट करो चूज़ करना। आप कॉलेज देखो, ये मत देखो ब्रांच, आप कॉलेज देखो, कॉलेज में वहाँ की प्लेसमेंट देखो, प्रीवियस प्लेसमेंट कैसी है, उसके बाद आप ऑप्ट करो। आपके इंटरेस्ट, उस बात आपका इंटरेस्ट किस में है ना, आप क्या बनना चाहते हैं, ये मत देखिए कि भेड़चाल मेरा दोस्त ये कर रहा है तो इसलिए मुझे ये करना है। आपका इंटरेस्ट, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अगर मुझे मैथमेटिक्स मेरा ज़्यादा अच्छा है तो आपको कुछ, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है, कंट्रोल में प्योर मैथमेटिक्स है, और हम लोग 5-6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स वाला ही सब्जेक्ट चलता रहता है, मैथमेटिकल है वो, है ना। तो इसलिए उनको पहले से पता होना चाहिए कि हमें, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें किस तरह का जॉब चाहिए, हमें क्या बनना है, उसके हिसाब से आपको प्रोफाइल देखते हुए, और कॉलेज को चूज ऑप्ट करते समय ये पता रहे कि उस कॉलेज की रैंकिंग NIRF कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात बोल रहा हूँ मैं। सर ये क्यों इम्पोर्टेंट है? NIRF रैंकिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अभी जैसे NIRF होता क्या है, पहले समझते हैं हम लोग। रैंकिंग है ना, तो रैंकिंग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अंडर में क्या होता है कि हम लोग वो कॉलेज हर कोई अप्लाई करता है अपनी रैंकिंग को दिखाने के लिए। उसमें रिसर्च कितने होते हैं जी, आपके यहाँ प्लेसमेंट कितने होते हैं जी, आपके यहाँ कितने पेटेंट हैं जी, कितने स्टार्टअप हैं जी, कितने बच्चे बाहर जाते हैं जी, कितने बच्चे, जो जितने तुम अभी तक मेरा डिस्कशन हुआ है ना, सारा डाटा वी आर फिलिंग इन द NIRF पोर्टल। NIRF पोर्टल है ना, कितने बच्चे प्लेस हुए प्रीवियसली में, कितने बच्चे IIT में गए, कितने बच्चे गेट क्लियर किए, कितने बच्चे PSU में, कितने बच्चे कहाँ गए, है ना। उसके बेसिस पर NIRF रैंकिंग बन के तैयार होता है। NIRF रैंकिंग बनने के बाद दूसरी चीज़ होता है कि अगर वो अंडर 50 है तो उसके अंडर 25 है, अंडर 50, तो गवर्नमेंट फंड भी वैसे इंस्टीट्यूट को ज़्यादा देता है। ठीक है, और फंड ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपको ये देखना है कि वहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटी कितनी है, लैब कैसा है, क्योंकि रिसर्च मतलब लैब है ना। आप लैब में कितना टाइम स्पेंड कर सकते, उसका जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखना। बस प्लेसमेंट ही नहीं है केवल, पढ़ने जीवन में बहुत कुछ है ना। तो प्लेसमेंट के अलावा भी बहुत कुछ है, इसको आपको सारा पैरामीटर्स पे देखना है कि कॉलेज कैसा है ना। NIRF रैंकिंग उसकी जरूर देखिए, QS रैंकिंग जरूर देखिए। QS रैंकिंग होता है वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड में हम कहाँ हैं, है ना। वर्ल्ड में IIT तो बॉम्बे ही अंडर 100 में जाती है मेरे ख्याल से, या कभी कभी मद्रास, है ना। तो ये है। सर जैसे अभी आपने कहा था कि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है, लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो पता कैसे करें उनका इंटरेस्ट क्या है। ये तो हमेशा उनको देखो, जब इसके लिए ना बड़ा आसान सा तरीका है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बच्चे ना काउंसलिंग के लिए जब जाते हैं कहीं भी, तो आप ना हर ब्रांच के फैकल्टी से ना आप उनसे पूछिए, सर नंबर इज़ अवेलेबल। मैं कह रहा हूँ 10 में से 9 नहीं उठाएंगे, 1 तो उठाएंगे हर ब्रांच में ऐसा होगा। वो उस ब्रांच के बारे में पूछिए कि सर इस ब्रांच का स्कोप क्या है। गूगल पे देखिए, ChatGPT का ज़माना है ना, ChatGPT का ज़माना है, आप उस पर डालिए उस ब्रांच का क्या रोल है, क्या फ्यूचर है ना। उसी तरीके से फिर उनसे पूछिए कि सर आपके यहाँ क्या रहा, है ना। अभी क्या है ना कि यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियो जब देखता हूँ, वो क्या करते हैं, RTI से डाटा मंगवाते हैं, उल्टा सीधा मैनिपुलेट करते हैं, और देखो जी देखो ये कुरुक्षेत्र और ये जलंधर मुर्गा लड़ाने वाला काम, और वो बिल्कुल डाटा गलत होता है, सारा काम गलत होता है। ये NIT कुरुक्षेत्र का डाटा है, ये NIT जलंधर का डाटा है। हर NIT हर कॉलेज अपने आप में बेहतर है। उसमें आप देखिए रैंकिंग के बाद देखिए आप उसकी प्लेसमेंट, है ना। उसके बाद देखिए रिसर्च स्कोप, लैब फैसिलिटी, जहाँ आपको मेन काम करना है। आपके पास स्किल ही नहीं होगा तो करोगे क्या। सपोज दैट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आ गए और कंप्यूटर है ही नहीं, हाई स्पीड कंप्यूटर है ही नहीं आपके पास लैब में, फिर क्या करोगे, है ना। ऐसा है कि नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास फैसिलिटी देखो कि फैसिलिटी कितनी फैसिलिटी आपके पास है। आपको एक आज के डेट में प्रोग्राम को करने के लिए GPU की ज़रूरत है, हाई
स्पीड कंप्यूटिंग की ज़रूरत है, इस तरीके से आपको केवल फैकल्टी से बात कीजिए, अपने वहाँ के सीनियर से बात कीजिए। 12th के बच्चे नारियल बिल्कुल सॉफ्ट हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि पता करने के लिए है नहीं, पता करने के लिए बहुत कुछ है। We are living in information age. हाँ, आज के डेट में कोई इन्फॉर्मेशन छिप ही नहीं सकता, कहीं से हाइड ही नहीं सकता। आपको सही इन्फॉर्मेशन लेके लेना है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लेना, उससे मिसलीड, हाँ, उससे मिसलीड नहीं करना। और सबसे ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे मिसलीडिंग डाटा हैं, उससे बच के रहना, सावधान रहना है। थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू। आई बिलीव IC क्या होती है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, इस सब को लेके काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आप सबको मिल गई होगी एंड डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। ऐसे ही नेक्स्ट इंटरव्यू में हम किसी दूसरी ब्रांच को कवर कर रहे होंगे। तब तक ये बताइए ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और अगर कोई फीडबैक है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में।